गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अकाल व सूखे से निपटने के सरकार द्वारा किए गए उपाय। समय समय पर सरकार के द्वारा अकाल व सूखे से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन से उपाय अपनाए गए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको अकाल व सूखे के कारणों पर विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और प्राकृतिक कारणों पर चर्चा आपसे की। छात्रों, अकाल व सूखे से निपटने के लिए किए गए उपायों को हम दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहले उपाय है अल्पकालीन उपाय, जिनको अल्पकालीन रणनीतियां भी कहा गया है। यह नीतियां अकाल के प्रभाव को तुरंत कम करने के लिए अपनाई जाती हैं। यह ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती हैं जो अकाल से ज्यादा प्रभावित होते हैं, अर्थात अकाल पीड़ित लोगों को सरकार को शीघ्र मदद अनिवार्य होती है। इसमें हम अल्पकालिक उपायों को अपनाते हैं। अल्पकालिक उपायों के तहत हम अकाल व सूखा राहत कार्यक्रम की घोषणा एवं उनका शीघ्र क्रियान्वयन करते हैं। अकाल व सूखा राहत कार्यों के लिए व क्रियान्वयन में प्राय सरकार ने मुख्य विभाग कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं अकाल व सूखा राहत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल व सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि के सहयोग से इनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही अकाल और सूखा राहत कार्यों में रोजगार के द्वारा लोगों को राहत दी जाती है, या यूं कह सकते हैं कि अकाल व राहत कार्यों में रोजगार के द्वार सरकार के द्वारा खोले जाते हैं, जिसमें सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाती है। 1987-88 में लगभग 7 लाख अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी का कुछ भुगतान अनाज तथा नगद रूप में दिया जाता है। ऐसे छात्र जिनको खाद्यान्न की समस्या होती है, ऐसे लोग जिनको खाद्यान्न की समस्या होती है, उन्हें अनाज दिया जाता है और नगद के रूप में मजदूरी इन कार्यक्रमों में दी जाती है, जिससे मजदूरों को खाने के लिए अनाज व शेष क्रय शक्ति के लिए नगद राशि प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा स्थायी महत्व एवं उत्पादन कार्यों को अकाल राहत में प्राथमिकता दी जाती है, जैसे सड़क निर्माण, नहर निर्माण, सिंचाई कार्यों का क्रियान्वयन आदि इसमें किए जाते हैं। निरंतर अकाल व सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में लगान व कर्जों की वसूली स्थगित व माफ कर दी जाती है। सरकार समय समय पर किसानों का, मजदूरों का ऋण माफ कर देती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां निरंतर अकाल पड़ता रहता है। उन क्षेत्रों में उन लोगों का जो ऋण है या लगान है, उसको स्थगित कर दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था में ट्यूबवेल, हैंडपंप खुदवाना, कुओं का निर्माण करना, ये सब अल्पकालिक कार्यक्रमों में आते हैं। छात्रों, ट्यूबवेल का विद्युतीकरण करके भी लोगों को जल की सुविधा उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई गई है। इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसमें अंतर्गत भूतल के गहरे पानी को प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल का विद्युतीकरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्राथमिकता देकर इसको बढ़ावा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुसंगठित करना व उसके मूल्यों को सुदृढ़ करना, दूर दराज व आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमणशील दुकानों की व्यवस्था करना, ये सब प्रयास अल्पकालिक प्रयासों के तहत आते हैं। इसके अलावा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, जिन क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है, उन क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना। सिंचित क्षेत्रों में हरी घास उगाना, जिन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था है वहां पशुओं के लिए हरी घास उत्पादित करने का भी सरकार के द्वारा अल्पकालिक कार्य किया जाता है। अकाल व सूखा पीड़ित क्षेत्रों के आच्छादित होने से पशुओं को राहत कैंप में रखना व उनकी आजीविका की उचित व्यवस्था करना, ये भी सरकार के अल्पकालिक कार्यों के तहत आते हैं। सूरतगढ़ और
जैतसर गंगानगर में कृषि फार्मों में शीघ्र तैयार होने वाले फसलों को तैयार कर पूर्ति की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। छात्रों, ये ऐसे कार्य हैं जो मजदूर किसानों को या अकाल पीड़ित लोगों को जल्दी से फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को अल्पकालिक कार्यक्रमों के तहत हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दीर्घकालिक कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जो लंबी समय अवधि से चल रहे हैं और दीर्घ काल तक जनता या ऐसे लोगों को मजदूरी के माध्यम से, काम के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो अकाल व सूखे निवारण के लिए जो दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें मानव विकास अवरुद्ध हो जाता है, अतः इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय निम्न तरीके से किए गए हैं। नंबर 1 है विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना। छात्रों, 1970 में इस कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह सरकारी संगठन सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के प्रयास में ग्रामीण विकास की लगभग 3500 योजनाएं तैयार कर चुका है। इसके साथ ही दूसरा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। 1974-75 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 8 पश्चिमी जिले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाया गया, डीडीपी, जो 1974-75 में चलाया गया। और राज्य के 8 जिले, आप 8 जिलों के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि किन किन जिलों में 74-75 में कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें सबसे पहले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 8 जिलों में सूखा संभाव्य कार्यक्रम सबसे पहले 1974-75 में चलाया गया था। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल करने से केंद्र सरकार का जो अनुदान 1975 क्षेत्र में 66% योजना के अंत में 100% कर दिया गया। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, कृषि विकास की संभावनाओं का पता लगाना और मरुस्थल के विकास पर रोक लगाना। वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 सूखा संभाव्यग्रस्त जिलों में और 32 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे 75%, इस कार्यक्रम में लगभग 75% भारत सरकार का अंश है, जबकि 25% जो है वो राज्य सरकार का अंश है। तो छात्रों, सूखा संभाव्य कार्यक्रम में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो 74-75 में चलाया गया, प्रारंभ में 8 जिलों में चलाया गया और फिर बाद में इसको 11 जिले और 32 उपखंडों में इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो इन जिलों में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, कृषि विकास की संभावनाओं का पता लगाना है और मरुस्थल के विकास को रोकना है। तो मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान के जो जिले बनते हैं, जिनकी बात मैंने पिछली उसमें भी आपसे की है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। अगला जो दीर्घकालिक कार्यक्रम था वो था मरु विकास कार्यक्रम, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य के समन्स के आधार पर, दोनों की बराबरी भागीदारी के आधार पर राजस्थान के 11 जिलों की 85 पंचायतों में 1977-78 में चलाया गया। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में चलाया गया था और सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया था। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य मरु क्षेत्र का विकास या इस कार्यक्रम के उद्देश्य में भूजल विकास, भू संरक्षण, लघु सिंचाई परियोजनाएं, पशु पेयजल, चारा विकास, दुग्ध विकास, पशु स्वास्थ्य, भेड़ विकास कार्यक्रम के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण एवं वहां के मुख्य रूप से विकास करने के कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। छात्रों, 1 अप्रैल 1999 से 100% सहायता का परिवर्तन 75:25 कर दिया गया है। जो सहायता इस कार्यक्रम में 100% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती थी, उसको 1 अप्रैल 1999 से अब परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें 75% अंश सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 25% जो अंश है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा।
इस तरीके से मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी जो है 1977-78 में राजस्थान की 11 जिले और 85 पंचायतों में चलाया गया। इसके अलावा जलधारा योजना है। सूखा संभावित क्षेत्रों में सीमांत कृषकों के विकास हेतु सिंचाई की उचित व्यवस्था इस कार्यक्रम के तहत की गई या इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। तो जलधारा योजना में सूखा संभावित जो क्षेत्र आ रहे हैं, जिसमें 8 जिलों की हमने बात की है, उस क्षेत्र के सीमांत कृषकों के विकास हेतु सिंचाई की उचित व्यवस्था के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया। छात्रों, अगला कार्यक्रम सरकार ने इसमें चलाया पेयजल आपूर्ति योजना। ऐसे क्षेत्र जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जहां पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, उसके लिए पेयजल आपूर्ति योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। इसके अंतर्गत राजस्थान में 1905-06 तक लगभग 222 शहरों तथा 37,846 गांवों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था की गई। 6 साल के बजट में ग्रामीण तथा शहरी जल योजना हेतु 660.12 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में सरकार के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगला जो कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम। छात्रों, इसके अंतर्गत त्वरित जल प्रदान करना योजना से बाड़मेर, नागौर एवं चूरू में जलापूर्ति के प्रयास किए गए। मुख्य रूप से 3 जिले की इसमें बात की गई है, बाड़मेर, नागौर और चूरू में राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जलापूर्ति को त्वरित प्रभाव से लागू करने पर जोर दिया गया। दीर्घकालिक जल प्रदाय योजनाएं भी कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसके अंतर्गत उदयपुर शहर की मानसी वाकल जो परियोजना है, जल परियोजना है, उस योजना को अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर की बिसलपुर योजना ब्यावर तक और बीसलपुर योजना भरतपुर के डी क्षेत्रों में नंदगांव शहर में यमुना के पानी की योजना, जोधपुर में इंदिरा गांधी योजना में कार्य प्रगति पर है। उदयपुर क्षेत्र में मानसी वाकल योजना को विकसित किया गया, साथ में अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर में बीसलपुर योजना को विकसित किया गया। भरतपुर के डी क्षेत्र में और नंदगांव शहर में यमुना से पानी लाने की योजना को विकसित किया गया और जोधपुर में इंदिरा गांधी योजना या इंदिरा गांधी नहर से पानी लाने की योजना पर कार्य प्रगति पर है, जिससे वहां की जो जलापूर्ति की जो प्रॉब्लम है या पानी पीने की समस्याएं हैं, उन पर कुछ हद तक हमने नियंत्रण किया है। अगला कार्यक्रम, इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है। सूखा अकाल को रोकने के लिए सरकार के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में अनेक प्रकार के पौधारोपण, वृक्ष लगाने पर सरकार लोगों में जन जागृति फैला रही है और उस जन जागृति के माध्यम से अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए जा रहे हैं जो भूमि कटाव को भी रोक रहे हैं, साथ में पशुओं के लिए चारा या इस प्रकार की व्यवस्था भी वृक्षारोपण से हो रही है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर हमारे यहाँ सूखा और जो अकाल की स्थिति बन रही है उसके संदर्भ में सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा अंतरिक्ष सर्वेक्षण द्वारा भी नए जलों का पता लगाना, उन जल संसाधनों का दोहन करना जो इस रणनीति का भाग है। सरकार के द्वारा इस प्रकार के सर्वे भी करवाए जा रहे हैं, हवाई सर्वे करवाए जा रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में जल, भूमिगत जल हो सकता है। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि जिस क्षेत्र में जल, भूमिगत जल होता है, वहां हम ट्यूबवेल खुदवा कर लोगों की जलापूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ जल का सही मात्रा में विदोहन हो, अच्छे तरीके से उसका दोहन हो, इस पर भी सरकार बल दे रही है। तो छात्रों, यहाँ जो हमने मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में सूखा और अकाल को रोकने के जो सरकार के प्रयास और सुझाव रहे हैं, उनको 2 प्रकार से बांटकर हमने अध्ययन किया है। एक जो कार्यक्रम हमारा है वो तो है अल्पकालिक प्रयास, सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें तो अल्पकालिक प्रयासों में तो हमने बल दिया है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे कार्य जो जनता या लोगों को जल्दी मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी जल्दी सहायता कर रहे हैं, तो उन सब कार्यक्रमों को तो अल्पकालिक नीति के तहत शामिल किया गया है। और जिन कार्यक्रमों को सरकार लंबे समय से एक पूरे प्रोजेक्ट के तहत चला रही है, वो सब कार्यक्रम दीर्घकालिक कार्यक्रमों के तहत आते हैं, जिसमें हमने चर्चा की है आंतरिक सर्वेक्षण के द्वारा सरकार ऐसा कर रही है। दीर्घकालिक जल प्रदाय योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जिसमें जोधपुर में इंदिरा गांधी है, भरतपुर में डी क्षेत्र में नंदगांव
शहर में यमुना का पानी लाया जा रहा है। बिशलपुर का जो पानी है वो अजमेर, जयपुर, दौसा, किशनगढ़ यहाँ तक लाया जा रहा है। उदयपुर क्षेत्र के आसपास मानसी वाकल योजना के द्वारा जल प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार जनता के मदद के लिए सूखा और अकाल कार्यक्रम, सूखा और अकाल को रोकने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को चला रही है। इसके अलावा जो मरु विकास कार्यक्रम की हमने बात की है वो 1977-78 में चलाया गया। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य जो है वो मरु क्षेत्र का विकास या मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। छात्रों, इसमें अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे जिन पर मैंने अभी आपसे चर्चा की, जैसे भूजल का विकास करना कि किन किन क्षेत्रों में भूमिगत जल मिल सकता है उसका सर्वेक्षण कराकर हम उन क्षेत्रों को निर्धारित कर रहे हैं। उसके अलावा भू संरक्षण, जो भूमि का कटाव हो रहा है पशुओं के चारण होने से, लगातार पेड़ों के कटने से, नदियों के बहाव से, तेज हवा के प्रवाह से, इन सब से भूमि का जो कटाव हो रहा है उसको हम संरक्षण दें। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। साथ में जो कटाव के क्षेत्र हैं उन पर मेड़बंदी करके हम उस कटाव को रोकें। पशु अनियंत्रित पशुचारण को हम नियंत्रित करें। ये सब प्रयास करके हम भू संरक्षण भी कर सकते हैं। लघु सिंचाई योजनाओं का हम विकास कर रहे हैं इसमें। पशु पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल, चारा विकास, इस पर भी बल दिया जा रहा है। कैसे पशु ज्यादा दुग्ध दें जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और जो अकाल और सूखे की जो समस्या आ रही है उससे लोगों को, उस समस्या से लोगों को निजात मिले। तो पशु स्वास्थ्य व भेड़ विकास कार्यक्रम के अलावा भी ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव के उन क्षेत्रों में जहां अभी भी विद्युत नहीं पहुंची है, विद्युतीकरण उनका नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों को हम विद्युतीकरण करके उनको बिजली से जोड़ें ताकि वहां रोशनी उपलब्ध होगी तो अनेक प्रकार के विकास के अवसर वहां सुचारू रूप से उपलब्ध हो पाएंगे। इसके अलावा देखो छात्रों, इसमें मुख्य रूप से आपको बात ध्यान रखने वाली बात यह थी कि 1 अप्रैल 1999 से 100% जो सहायता केंद्र सरकार दे रही थी उसको अब घटाकर 75:25 कर दिया गया है। मतलब कि 75% जो सहायता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और जो 25% सहायता है वो अब राज्य सरकार उसको वहन करेगी। तो इस प्रकार के कुछ दीर्घकालिक कार्यक्रम भी चलाए गए। इसके साथ ही हमने सूखा संभाव्य कार्यक्रम की आपसे बात की थी कि 1974-75 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों में वो कार्यक्रम चलाया गया। कुछ जो अल्पकालिक कार्यक्रम है जो जल्दी लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हम बात जो कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे कि अकाल व सूखा राहत कार्यक्रम में रोजगार के द्वार खोले गए। 87-88 में लगभग 7 लाख अकाल पीड़ितों को त्वरित रोजगार दिया गया। मनरेगा जैसा जो प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, ये अकाल और सूखा राहत का बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर कुछ जिलों में लागू किया गया। एक्ट 2005 है ये रोजगार गारंटी, और इसको 2 अक्टूबर 2009 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है अकाल राहत के तहत। ठीक है, रोजगार नहीं मिलने पर 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता भी इस कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है। और कोरोना जैसी पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें तो मनरेगा जो है उसने जनता को इतने अधिक रोजगार दिए, जनता के रोजगार का एक राहत का माध्यम बना है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में व्यापक तौर पर किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है ये सारे कार्यक्रम जनता की राहत के कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे हैं। इसमें हम स्वयं सहायता समूहों की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार जो मुद्रा बैंक है उसके माध्यम से भी कुछ इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों को लोन दे रही है, उधार दे रही है, काम करने के अवसर दे रही है, जिसकी वजह से उनके खेती बाड़ी का जो पानी के अभाव के कारण, सिंचाई के अभाव के कारण जो खेती बाड़ी का कार्य वो बाधित हो रहा था, उस पर लोगों की निर्भरता अब कम हो गई है, क्योंकि लोग कुछ इस प्रकार के काम भी करने लगे इकोनॉमी के अंदर जिनका संबंध खेती बाड़ी से नहीं होता है। जैसे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का विकास हो रहा है, और उसका होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सरकार के द्वारा जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद की जा रही है। जो मुद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, मुद्रा बैंक लोगों को ऋण उपलब्ध करवाता है, ऋण मुहैया कराता है, जिसके कारण लोगों को रोजगार के अवसर
मिलते हैं। तो छात्रों, ये दो प्रकार की हमने बिंदुओं पर चर्चा की है। एक अल्पकालिक रणनीतियां हैं जो जल्दी जनता को लाभ पहुंचा रही हैं, एक दीर्घकालिक रणनीतियां जिसमें कुछ सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट अपनाए हैं। तो इन दोनों प्रकार से हम अकाल व सूखे राहत को दूर कर सकते हैं, उसके समाधान में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को समझ सकते हैं। छात्रों, आपका ये सूखा और अकाल वाला जो बिंदु था, जिसमें सूखा काल का अर्थ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सूखा अकाल के कारण और उसको दूर करने के उपाय, ये पूरा क्वेश्चन एक 20 नंबर का बनता है, जो मैंने आपको 2-3 वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब ये हमारा ये चैप्टर जो अकाल और सूखे वाला जो था, ये यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। हम अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे राजस्थान के पर्यटन के विकास के बारे में। तो अगला जो अपना वीडियो होगा वो राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में होगा छात्रों। धन्यवाद।